नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यान में हमने केंद्र राज्यों के संबंधों की चर्चा की थी और इन केंद्र राज्य संबंधों में हमने सर्वप्रथम विधायी विषयों की चर्चा की थी। चूंकि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है और इस संघात्मक शासन प्रणाली के अनुसार केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय शक्तियों का, विधायी शक्तियों का और प्रशासनिक जो है तंत्र, उनके नियंत्रण निर्देशन के जो अधिकार है या शक्तियां हैं, उनका बंटवारा किया हुआ है। तो पहले हमने विधायी विषयों का बंटवारा किया और इन विधायी विषयों के बंटवारे में हमने देखा कि केंद्र संघ सूची और संवर्धित सूची पर कानून बनाता है और राज्य सूची और संवर्धित सूची पर कानून बनाता है। लेकिन व्यवस्था यह है कि अगर संवर्धित सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानून में विसंगति है या वो एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो राज्य द्वारा बनाया गया कानून या राज्य विधि जो है वह उस मात्रा तक शून्य हो जाती है जिस मात्रा तक संघ की विधि का विरोध करती है। साथ ही ऐसे अनेक प्रावधान हैं। 249 राज्यसभा किसी विशेष विषय को राष्ट्रहित का घोषित करके संसद द्वारा कानून बनवा सकती है। 250 के अनुसार विशेष आपातकाल स्थिति में और 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते लागू करने के लिए ऐसे अनेक प्रावधान है। साथ ही 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन का जब लागू हो तो उस राज्य के लिए या 2 या 2 से अधिक राज्य अगर निवेदन करें तब। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संघ जो है या जो केंद्र है उसके पास में विधि बनाने के अधिक अवसर प्राप्त है। साथ ही उसको विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है और साथ ही साथ उसे अवशिष्ट शक्तियां जो विषय संवर्ती संघ और राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, ऐसी अवशिष्ट शक्तियां जो है वो भी संसद को प्राप्त है या केंद्र को प्राप्त है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विधायी विषयों में केंद्र का पलड़ा भारी है। ये ठीक हमारे संविधानकर्ताओं की जो कल्पना थी उसके अनुसार ही हुआ। उन्होंने कल्पना की थी कि भारत का जो संघात्मक स्वरूप है वो ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका की तरह नहीं है बल्कि कनाडा की तरफ है, जिसमें केंद्र की स्थिति मजबूत है और राज्यों की स्थिति थोड़ी कमतर है। ताकि ये कल्पना की गई थी कि जब भारत नवोदित राष्ट्र है, नया गणतंत्र है, नए प्रकार का इसमें कहते कि विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का विकास होना है, तो ऐसी परिस्थिति में और साथ ही भारत जो है वो ग्रेट डाइवर्सिटी का देश है। भाषा, पहनावा, खान पान, आंचलिक विशेषताएं, कहीं रेगिस्तान, कहीं बर्फीले पहाड़, कहीं समुद्री किनारे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत का जो उपमहाद्वीप है वो अनेक विविधताओं को लिए हुए है और इन विविधताओं में विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दृष्टिकोण पैदा होना स्वाभाविक बात है। तो सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर के रहे, इसलिए केंद्र को मजबूत बनाया गया है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्तीय संबंध है, जो फाइनेंशियल रिलेशंस है, उसकी बात भी करते हैं। वैसे तो संघात्मक शासन में ये होता है कि इकाइयां जो होती है वो केंद्र को एक प्रतिभूति या राशि या अपना कहते हिस्सा उसको देती है और जो वित्तीय जो धन है वो राज्यों से केंद्र की तरफ प्रवाहित होता है। क्योंकि भारत में इसका उलट हो रहा है। हमारे यहाँ पर क्या है कि केंद्र जो है वो वित्तीय मामलों में, विधायी मामलों में और साथ ही प्रशासनिक निर्देश अनुदेश के मामले में अधिक मजबूत है। तो हमारे यहाँ पर जो शक्तियों का प्रवाह है वो केंद्र से राज्य की ओर होता है। एक तरह से संघात्मक शासन की उलट है, लेकिन चूंकि हमने मजबूत केंद्रीय शासन की व्यवस्था की है इसलिए स्वाभाविक रूप से है
इसी कड़ी में अगर हम बात करें कि केंद्र राज्यों के मध्य जो विषयों का वित्तीय विषय है उनका जो बंटवारा है उस प्रकार से है। पहली बात तो ये व्यवस्था की गई है कि संघ के या कानून के या संविधान की ये व्यवस्था है। 265 ये उपबंध करता है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई भी कर अध्यारोपित या संग्रहित नहीं किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण सूचना यह है कि भारत गणतंत्र में कोई भी कर, टैक्स या किसी प्रकार का शुल्क जो है वो विधि के प्राधिकार के बिना नहीं लगाया जा सकता। मनमाना कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए विधि जो है वो व्यवस्था करती है और व्यवस्था करने के बाद ही उसमें वो उसको संग्रहित करती है। तो ये तो बात थी कि कोई भी टैक्स, कोई भी कर, किसी प्रकार की शुल्क हमारे भारत में विधि के प्राधिकार के बिना नहीं लगाया जाता। इसका मतलब है कि कानून का शासन है। दूसरा, आर्टिकल 268 में एक व्यवस्था की गई है और वो व्यवस्था इस प्रकार से की गई है जो भारतीय वित्तीय तंत्र का मूल ढांचा भी है और केंद्र राज्यों के मध्य जो है विवाद का विषय है। क्योंकि वित्त जो है वो प्रशासन का रक्त है। बिना वित्त के राज्य नहीं चलता है। राज्य कल्पनाओं से नहीं चलते हैं, राज्य वासनों से नहीं चलते हैं और राज्य जो है वो बिना उसके नहीं चलते। विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं करने के लिए, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, विधायी प्रकार की व्यवस्था हो, सेना रखना हो या लोगों को सुख सुविधा उपलब्ध कराना हो, तो इन सब के लिए वित्त की आवश्यकता होती है और वित्त प्रशासन का रक्त है और उसको चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता है। और इसलिए वित्तीय संसाधनों का बंटवारा आर्टिकल 268 में किया गया है। इसमें 5 प्रकार के जो है वो बंटवारे किए गए हैं या 5 प्रकार की व्यवस्था की गई है कि कौन से कर कौन लगाएगा और कौन उगाएगा। तो आर्टिकल 268 में पहली व्यवस्था यह है कि ऐसे टैक्सेज जो संघ द्वारा लगाए जाते हैं, संघ द्वारा एकत्रित किए जाते हैं और संघ ही उसको काम में लेता है। संघ द्वारा लगाए जाना, संघ द्वारा उगाए जाना और संघ द्वारा उपयोग किया जाता है। तो रेलवे, डाक, तार, टेलीफोन, संचार, प्रसारण, ये विभिन्न प्रकार के जो टैक्सेस बनते हैं इन पर वो खुद केंद्र सरकार लगाता है, उसको उगाता है और अपने आप पर काम में लेता है। दूसरे प्रकार के जो टैक्सेज हैं वो है कि संघ द्वारा आरोपित, संघ द्वारा एकत्रित किंतु राज्यों के साथ सामूहिक भागीदारी में, जैसे कर के अतिरिक्त कृषि के अतिरिक्त आय, कुछ आय जैसे आयकर, कुछ आबकारी शुल्क, ये जो हैं वो इसको हम जीएसटी भी कह सकते हैं वर्तमान में। अब कि जीएसटी के तहत ये जो टैक्सेस लगते हैं वो ये है कि संघ लगाता है और संघ जो है वो इकट्ठा करता है लेकिन राज्यों के साथ में उनका बंटवारा करता है। आज ही कहते हैं कि केंद्र सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए जीएसटी के जो हिस्सा बनता है राज्यों को उनको लौटाया है। इस प्रकार से ये जो हिस्सा है वो इस प्रकार के टैक्सेस का। फिर तीसरा प्रकार का जो टैक्स है या व्यवस्था है वो ये है कि संघ द्वारा लगाए जाते हैं और संघ द्वारा एकत्रित किए जाते हैं और पूर्णतः राज्यों को लौटा दिया जाता है। जैसे उत्तराधिकारी या संपत्ति शुल्क, रेल, वायुयान या जहाज़ों पर ले जाने के लिए पारेषण शुल्क या सीमावर्ती टैक्सेज जो बॉर्डर पे लगते हैं। तो ये जो टैक्सेज हैं वो सेंटर लगाता है, इम्पोज करता है, सेंटर्स को कलेक्ट भी करता है, लेकिन टोटल जो इसका रेवेन्यू है वो स्टेट्स को उनकी मात्रा में लौटा दिया जाता है। चौथी प्रकार की व्यवस्था है कि संघ तो लगाता है और राज्य उसको एकत्रित करता है और राज्य ही अपने उपयोग में लेता है। लगाता संघ द्वारा, लगाया संघ द्वारा देता है, मतलब उसको इम्पोज संघ करता है, उसकी व्यवस्था संघ करता है कि कौन से टैक्सेस कितनी मात्रा में होंगे, क्या उनकी रेट्स होंगी, लेकिन राज्य उनको कलेक्ट करता है और राज्य अपने उपयोग में काम लेता है। जैसे स्टाम्प शुल्क, दवाइयाँ, प्रसाधन, इन पे कहते हैं कि सामग्री पर शुल्क, आयकर शुल्क। तो इस प्रकार के जो शुल्क हैं वो सेंटर द्वारा लगाए जाते हैं और राज्य द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं और राज्य खुद उनका उपयोग में लेता है। वो एक तरह से राज्य के टैक्सेज होते हैं।
पांचवी और अंतिम व्यवस्था है कि राज्यों को भी इस प्रकार का अधिकार दिया गया है कि वो कुछ विषयों पर टैक्सेस लगाए, इकट्ठा करे और उनका उपयोग करे। तो इस प्रकार से जैसे कृषि भूमि पर नशीले पदार्थों का कर, दवाइयों पर क्रय विक्रय पर कर, ये जो टैक्सेज हैं, ये टैक्सेज जो हैं वो स्टेट लगाता है, स्टेट कलेक्ट करता है, स्टेट उनका उपयोग करता है, वो स्थानीय प्रकार के शुल्क है। तो इस प्रकार से भारतीय संघ और राज्यों के बीच में वित्तीय संसाधनों का बंटवारा इन 5 बिंदुओं के माध्यम से किया गया है। अब कुछ ऐसे संवैधानिक प्रावधान है जिसके तहत केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों को और परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 269 के अनुसार अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान अगर माल पे टैक्सेज है वो केंद्र सरकार लगाएगी और केंद्र सरकार संग्रहित करेगी। दूसरे प्रकार का जो टैक्स है वो ये है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में सम्मान जाता है, जो सीमावर्ती टैक्सेज लगता है, इसको पारेषण शुल्क भी कहते हैं। इसको सेंटर लगाएगी और सेंटर उसको इकट्ठा करेगी और राज्यों को उनका जो हिस्सा है वो उनको दिया जाएगा। अनुच्छेद 271 के अनुसार व्यवस्था यह है कि संसद अनुच्छेद 269 जैसे ही पारेषण शुल्क लगाया और 270 के अधीन जो कर और टैक्स है वो पूरी तरह से कहते इकट्ठा करती है, तो वो भारत संचित निधि का हिस्सा हो जाता है और उस भारत की जो संचित निधि है उसमें से उनको पैसा दिया जाता है। फिर है कि आर्टिकल 275 में ये व्यवस्था की गई है कि राज्यों को जो अनुदान है वो दिया जाए, तो अनुदान की या सहायक अनुदान की व्यवस्था की गई है। अब ये सहायक अनुदान है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार का अनुदान है कि पटसन और से बनी जो वस्तुएं हैं, तो ऐसे राज्य जो वास्तव में जूट पैदा करते हैं, जब पटसन का काम जहां होता है उनको उसकी मात्रा में कुछ हिस्सा उनको दे दिया जाता है। दूसरा यह है कि जब बाढ़, भूकंप, सूखाग्रस्त इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए, परिस्थितियां पैदा हो जाए, तो केंद्र सरकार सूखा, बाढ़ है इनसे निपटने के लिए कहते उनको अनुदान देती है। जैसे भारत में, जैसे राजस्थान में सूखाग्रस्त जो एरिया है वहाँ पर सूखा संभावी विकसित वो विकास कार्यक्रम चलता है। इसी प्रकार जब बाढ़ वगैरह आ जाती है तो वहाँ पर वो अनुदान के रूप में वो राशि उपलब्ध कराती है ताकि उस परिस्थिति से निपट सके। तीसरा है कि जनजातियाँ और अन्य प्रकार की जो व्यवस्था है वहाँ पर उनके कल्याण और उनके विकास के लिए भी एक अनुदान मिलता है। भारतीय कल्याण परिषद कहा जाए या जिस प्रकार की और व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर वो उनके माध्यम से अनुदान दिया जाता है। और चौथा है कि केंद्र राज्यों को आर्थिक परिस्थितियाँ, क्योंकि सभी राज्य जो है उनके पास में संसाधन जो है वो समान मात्रा में नहीं है और कई राज्य ऐसे हैं जो गरीब हैं, उन राज्यों को कहते हैं कि वो अनुदान वित्तीय सहायता दी जाती है। अब ये जो अनुदान है उसको 2 भागों में बांट दिया जाता है राज्यों को दिए जाने वाला, कि एक तो विशेष श्रेणी के राज्य है और एक साधारण श्रेणी के राज्य। विशेष श्रेणी और साधारण श्रेणी के राज्यों में ये फर्क होता है कि जब विशेष श्रेणी में जो राज्यों को लिया गया है उसको जो अनुदान दिया जाएगा उसका 10% जो है वो ऋण के रूप में और 90% अनुदान होता है, सब्सिडी होती है, उसको लौटाने की आवश्यकता नहीं होती। और जो साधारण प्रकार के राज्य हैं उन साधारण प्रकार के राज्यों में अनुदान 30% होता है और ऋण की राशि 30% है। तो इस प्रकार से जो है वो उनका रेशियो है वो डिफरेंट है। बिहार, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा, ये जो राज्य हैं हमेशा से कहते हैं विशेष श्रेणी के राज्य रहे हैं। और राजस्थान राज्यों को साधारण राज्यों की श्रेणी में रखा हुआ है। बार बार ये मांग की जाती है क्योंकि राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा 60% जो हिस्सा है वो मरुस्थल का है और साथ ही अनेक प्रकार की परिस्थितियां हैं कि राज्य जो है वो पूरी तरह से उसमें प्राकृतिक संसाधनों से थोड़ा कमज़ोर है, तो उसको और सहायता दी जाए। लेकिन इन सब दलीलों के बावजूद भी राजस्थान को विशेष श्रेणी में नहीं रखा जा रहा है। फिर है केंद्र राज्यों के मध्य जो संबंध है उनको परिभाषित करने के लिए और अनुदान जो है वो किस प्रकार से दिया जाए, इस हेतु वित्त आयोग का गठन किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में ये प्रावधान किया गया है कि इस संविधान के प्रारंभ होने की बात है कि प्रारंभ के 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष
की समाप्ति पर या ऐसे समय पर जैसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे आदेश द्वारा एक वित्त आयोग का गठन करेगा। अब ये जो वित्त आयोग होगा उसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे और वित्त आयोग के कार्य इस प्रकार से होंगे। वित्त आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि भारत सरकार द्वारा राज्यों को जो अनुदान दिया जा रहा है उसके क्या सिद्धांत होने चाहिए, किस प्रकार से उनको दिया जाना चाहिए। तो पहला यह है कि संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध प्राप्त वितरण के संबंध में जो संस्था राज्यों के मध्य विभाजित होने हैं या होंगे या राज्यों के बीच ऐसे करों की प्राप्ति की कुछ अंश वितरण के बारे में जो राज्यों को प्राप्त हो उसकी सिफारिश करना। कहने का तात्पर्य यह है कि केंद्र द्वारा आरोपित, केंद्र द्वारा संग्रहित और राज्य और उसके बीच में बंटवारा, केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा होने वाले कर और दूसरे इस प्रकार के केंद्र द्वारा लगाए गए और राज्य द्वारा केंद्र द्वारा लगाए गए, केंद्र द्वारा इकट्ठे किए गए और राज्य को पूर्णतः दिए गए। तो केंद्र और राज्यों के बीच में वो जो उनका बंटवारा होना है, दूसरा वो हिस्सा जो राज्यों को दिया जाना है, उसके संबंध में जो सिद्धांत है कि वो किन सिद्धांतों पर, किस मात्रा पर या कितने प्रतिशत उनको दिया जाए, इस संबंध में अनुशंसा करना वित्त आयोग का प्रमुख काम है। तो वित्त आयोग की प्रमुख व्यवस्था करता है, वित्त आयोग इस प्रकार अनुशंसा करता है कि भारत जो है उसमें केंद्र राज्य के बीच में करों का बंटवारा, अनुदान की मात्रा किस बंटवारा क्या होगा। पहले तो करों के बंटवारे के बारे में सिद्धांत देना है। दूसरी जो इसकी बात यह है कि राज्यों को अनुदान किस आधार पर और कितना दिया जाए। जैसे ये बात आती है कि साहब कुछ राज्य साधारण श्रेणी के राज्य हैं और कुछ राज्य जो विशेष श्रेणी के राज्य हैं। विशेष श्रेणी के राज्यों को 10% ऋण की देनी पड़ती है और शेष राज्यों को 70% ऋण देना पड़ता है, ऋण के रूप में राशि मिलती है। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में जो भेदभाव है उस भेदभाव को समाप्त करने के लिए वित्त आयोग जो है व्यवस्था देता है। तीसरा यह है कि अगर राष्ट्रपति को लगे कि किसी विषय पर वित्त आयोग की आवश्यकता है तो वो उस वित्त आयोग से अपने कहते हैं कि वो सिफारिश करवा सकता है और ये देख सकता है कि साहब जो वित्त आयोग है उसके सिद्धांतों का पालन किस प्रकार से करवाया जाए। तो कोई विषय अगर उसको लगता है राष्ट्रपति को तो वो वित्त आयोग को सौंप सकता है। फिर दूसरे से प्रोविजंस हैं जो केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। अनुच्छेद 252 के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच में किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लेके अनुदान दे सकते हैं, भले इस प्रयोजन पर संसद या राज्य को विधान बनाने की शक्ति प्राप्त ना हो। जैसे मान लीजिए कि शिक्षा है, चिकित्सा है, या जैसे मान लीजिए कि ये कोई विशेष प्रकार की दुर्घटना हो गई तो उसमें जो सहायता दी जाती है केंद्र और राज्य के द्वारा, तो उस पर कोई विधि बनाई हुई नहीं हो तो भी ऐसा नहीं कि राज्य उसको अनुदान या सहायता नहीं दे सकता। तो विशेष परिस्थितियों में केंद्र और राज्य जो है वो लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा सकते हैं। फिर आर्टिकल 286 ये कहता है कि राज्य उन वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगा सकता जो उसके बाहर की, उसके यहाँ पैदा होती है, उसके यहाँ पर होती है, लेकिन वो कहीं बाहर जाके बिकती है तो वो बाहर जाकर के या दूसरी जगह जाकर के, राज्य से बाहर जाकर के ऊपर टैक्सेज नहीं लगाएगा। वो अपने राज्य क्षेत्र में या अपने राज्य में होने वाली गतिविधियों पर टैक्स लगा सकता है, बाहर जाकर के वो टैक्स नहीं लगा सकता। फिर आर्टिकल 285 वो बहुत महत्वपूर्ण है कि केंद्र की जो संपत्तियां हैं जो राज्य में हैं, अब वो संपत्तियां या वो संस्थान या वो वाणिज्यिक कोई गतिविधियां जो वाणिज्य की क्यों ना हो, उस पर केंद्र सरकार जब तक नहीं चाहेगी तब तक राज्य उस पर टैक्सेज नहीं लगाएगा, चाहे वो किसी प्रकार की गतिविधियां करता हो। एक तरह से ये केंद्र का प्रभुत्व है कि केंद्र की संस्थानों गतिविधियों पर तब तक टैक्स नहीं लगता है कि जब तक केंद्र उसके लिए ना कहे। जिस प्रकार से राज्यों को अधिकार नहीं है कि केंद्रीय संपत्ति, जैसे रेलवे की विभिन्न प्रकार की संपत्तियां हैं उन पर हाउस टैक्स नहीं लगता है। इसी प्रकार से केंद्रीय जो संस्थान है, चाहे वो एम्स हो, चाहे विभिन्न प्रकार के भेल हो, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक उत्पादन के संसाधन हो, उन पर जब तक कोई जिस राज्य में स्थित है उस राज्य सरकार टैक्सेस नहीं लगाती जब तक इस प्रकार का अनुदेश उनको केंद्र से नहीं मिल जाता। तीसरा यह है कि 289 राज्यों की संपत्ति और उसके आय के संकेत जो है वो करों से मुक्ति प्रदान करता है। केंद्र सरकार चाहे तो किसी राज्य के
जो संस्थानों पर टैक्स लगा सकती है और वो चाहे तो उनको बिना टैक्स की छूट दे सकती है। तो इस प्रकार से जो 289 है वो ये कि प्राय जो होता है केंद्र वो राज्य के संस्थानों पर भी टैक्सेस नहीं लगाते हैं, चाहे वो उसके केंद्र शासित प्रदेशों में हो या कहीं और भी स्थित हो। इसी प्रकार से 292 जो है वो संघीय कार्यपालिका को देश से बाहर ऋण लेने की शक्तियां प्रदान करता है कि जैसे भारत सरकार को आवश्यकता होती है तो ऋण, तो वो ऋण के लिए कहते हैं कि उनकी वो 290 के तहत टैक्सेज 290 जो है आर्टिकल के तहत वो ऋण ले सकता है, लेकिन राज्य ऋण नहीं ले सकते, सहायता प्राप्त कर सकते हैं, ऋण नहीं ले सकते। 293 में ये बात कही गई है कि केंद्र सरकार है वो सहायता प्राप्त कर सकती है, लेकिन राज्य जो है वो और राज्यों को ऋण दे सकती है। तो इस प्रकार से जो 293 292 है वो ये है कि केंद्र जो है वो बाहर विदेशों से विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए सक्षम है। राज्य सहायता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक है या इंटरनेशनल IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इनसे वो या और कोई विश्व बैंक है, उन बैंकों से वो ऋण भी ले सकता है, अनुदान प्राप्त कर सकता है। राज्य अनुदान प्राप्त सकता है, उनसे ऋण नहीं ले सकता, क्योंकि वो गारंटी सिक्योरिटी प्रकार की अपनी दे नहीं सकता, केवल केंद्र सरकार प्रकार की व्यवस्था कर सकती है। फिर है कि जब अनुदान बांटने की बात आती है तो राज्यों का अगर कोई बकाया है जो उसने पहले अनुदान का जो ऋण का हिस्सा नहीं चुकाया है, तो ऐसे में केंद्र सरकार उसका हिस्सा काट सकती है और उसकी अनुदान की मात्रा को कम कर सकती है। तो इस प्रकार से केंद्र और राज्यों के बीच में ये प्रावधान थे। राज्यों के हितों के लिए एक संरक्षण जो है वो 274 के अंतर्गत किया गया है कि किस अनुच्छेद में प्रावधान है। इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि संसद में बिना राष्ट्रपति के अनुपात के निम्न प्रकार का कोई विधेयक नहीं रखा जा सकता। जो राज्यों के मतलब ये है कि अनुच्छेद 274 ये कहता है कि संसद में कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से तब रखा जा सकेगा जब केंद्र राज्यों के वित्तीय संबंधों को प्रभावित करता है, कोई टैक्सेस की या राज्यों की हिस्सों को कम करता है, ज़्यादा करता है, तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। और वैसे भी धन विधेयक को रखने के लिए राष्ट्रपति की आवश्यकता है। ऋण लेने संबंधी जो उपबंध हमने बात की थी अभी कि वो केंद्र सरकार को है कि केंद्र सरकार प्रदान करता है कि वह अपने संचित निधि के साथ ही देशवासियों में विदेशी सरकारों से ऋण ले सकता है, किंतु राज्यों को ऋण लेने का अधिकार, जैसे हमने बात की थी, ऋण लेने का अधिकार नहीं है। और फिर महत्वपूर्ण बात आती है कि हमारे यहाँ पर केग की व्यवस्था की गई है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, द कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, CAG। केग जो है वो ये कहता है कि भारत और राज्य दोनों के लिए, भारत सरकार और राज्य दोनों के लिए वो कहता है कि किस प्रकार से आप जो है वो अपने जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है वो बनाएंगे, और साथ ही वो बनाने के लिए बात अकाउंटिंग की बात नहीं करता है, वो ऑडिट की बात भी करता है। तो इसको कहते हैं कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG। इसका मतलब है कि वो अकाउंटिंग की बात करता है, साथ में ऑडिट की बात भी करता है। वो ये देखता है कि भारत और राज्यों ने अपने जो वित्तीय संसाधन हैं, जिस हेतु इन्होंने इम्पोज किए थे, टैक्सेस लगाए थे, उसी में उन्होंने इकट्ठे किए हैं, और साथ ही उन्हीं का उन विषयों पर उपयोग किया गया है या उन कार्यों के लिए उपयोग किया गया है जिसकी अनुमति उनको विधानमंडल से मिली है। कहने का तात्पर्य है कि टैक्स लगाना, इकट्ठे करना और उनका खर्च करने का काम जो है वो कार्यपालिका का है, लेकिन उन टैक्सेस की मात्रा उनको अनुमति देने का अधिकार विधायिका का है। कि विधायिका ने जिसके लिए टैक्सेस लगाए, रुपए कहते कि इकट्ठे किए या खर्च किया, वो क्या उसी के लिए खर्च किया गया, इसको ऑडिट कहते हैं। और ऑडिट का काम CAG के द्वारा किया जाता है। तो वो केंद्र और राज्य दोनों को बताता है कि आपको किस भांति अपने अकाउंट्स मेंटेन करना है, और साथ ही वो केंद्र राज्यों के जो अकाउंट्स हैं उनकी जांच करता है, और वो देखता है कि वास्तव में पैसा उसी के लिए खर्च किया गया जिसके लिए स्वीकृत किया गया था। अगर नहीं किया तो वो अपनी टिप्पणियां लगाता है, राष्ट्रपति को अपना एक प्रतिवेदन देता है प्रतिवर्ष, राज्यों का प्रतिवेदन राज्यपाल के पास भेजता है, और वो उसको संसद में या विधानसभाओं में रखवाते हैं और उस पर चर्चा होती है। तो इस प्रकार से ये
वित्तीय नियंत्रण का संसाधन। और अनेक ऐसे संस्थान हैं जिनके द्वारा कहते भारत में वित्तीय नियंत्रण की बात रखी गई है। फिर है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने वित्तीय संबंधों के स्वस्थ रखने के लिए कुछ अपने सिद्धांत दिए हैं। पहला यह है कि राज्यों को दी जाने वाले जो कुल केंद्रीय सहायता है उसकी मात्रा तय होनी चाहिए। पहले तो यह है कि साहब उनको कितनी सहायता दी जानी चाहिए, कितना अनुदान उनको दिया जाएगा। फिर उसके बाद में कहती है कि ऋण में दी जाने वाली राशि तय करनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि आपको 1 लाख करोड़ रुपए अगर अनुदान देना तो पहले उसका तय करना चाहिए किस किस मात्रा में किस किस राज्यों को मिलेगा। तत्पश्चात ऐसा लगता है कि राज्यों को और आवश्यकता तो फिर ऋण दिया जाना चाहिए। पहले ये कहते हैं कि पहले अनुदान दिया जाना चाहिए केंद्र के द्वारा, क्योंकि अधिकांश जो करों का ऐसा वो केंद्र के पास आता है, राज्यों के पास करों का ऐसा कम है, राज्यों के पास कर लगाने के अवसर भी कम है। तो केंद्र के पास कर लगाने का अवसर ज़्यादा है तो उनको उसी मात्रा में जो है वो उनको अनुदान की राशि पहले तय करनी चाहिए, उसके बाद में टैक्स जो है कहते वो ऋण के रूप में दिया जाना चाहिए। दूसरा यह है कि अनुदान वितरित कर समय राशि अलग कर लेनी चाहिए और उस राशि में यह है कि राष्ट्रीय जो महत्व की परियोजनाएं हैं उसका अधिकांश हिस्सा, ये जो बचा हुआ जो हिस्सा है वो केंद्र को दिया जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं हैं तो राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के लिए केंद्र को सहायता देना स्वाभाविक रूप से बनता है और उसको अधिकांश मात्रा उसको देनी चाहिए। और फिर भी कोई अवशिष्ट अगर बच जाता है खर्चा तो वो भी राज्यों को केंद्र को देना चाहिए। तीसरा यह है कि राज्य ने अगर किसी योजना को पूरा नहीं किया और केंद्रीय अनुदान की राशि उसने काट दी, मतलब खर्च कर दी, तो अब अगर उसको केंद्रीय अनुदान मिलता है तो वो जो हिस्सा उसने खर्च कर दिया और काम नहीं किया तो उसके वजह में उसकी राशि काट लेनी चाहिए, ताकि प्रत्येक राज्य में वित्तीय जो है ना उसका प्रबंधन अच्छा हो। ऐसा नहीं कि आपको कहते केंद्र ने सहायता दी और केंद्र ने राशि अनुदान दिया और आपने उसकी योजना को पूरा खर्च करने से पहले खर्च कर दिया और दिखा दिया कि साहब केंद्रीय योजना पूरी नहीं हुई। तो वो ये कहते हैं कि जब केंद्रीय योजना पूरी नहीं हुई तो अगली बार अनुदान मिलने से पहले वो हिस्सा काट लेना चाहिए कि आपने इतना अनुदान जो है उसका दुरुपयोग किया है, इसलिए आपका अनुदान काटा जाता है, ताकि प्रत्येक राज्य को पता रहे कि केंद्रीय जो राशि मिलने वाली है उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए और उसका उसी योजना उपयोग करना जिसके लिए वो मिली है। चौथा यह कि केंद्र की पहल से संचालित जो योजनाएं हैं वो कम होनी चाहिए और राज्यों की जो योजनाएं हैं वो उसकी कहते हैं कि अपनी स्थानीय अवसर के अनुसार ज़्यादा होनी चाहिए, उसको उस प्रकार से उनको हिस्सा मिलना चाहिए। प्राय क्या होता है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो किसी योजनाओं का बंटवारा होता है तो कई बार केंद्र पैसा नहीं भेजता है, राज्य अपना पैसा खर्च करने के लिए इंतजार करता रहता है और कई बार केंद्रीय पैसा आ जाता है लेकिन राज्य के पास पैसा नहीं होता तो वो उसका उपयोग नहीं कर पाता है, वो योजनाएं पूरी नहीं हो पाती। तो केंद्र को देखना चाहिए कि केंद्र और राज्य में जो हिस्सा बंटवारा है प्राय ऐसी हो कि वो राज्यों को अनुदान के रूप में देते हैं और वो अपनी योजनाएं बनाएं और लागू करें, ताकि स्थानीय प्रवृत्ति के हिसाब से वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उनका प्रबंधन हो सके। राज्य और केंद्र के वित्तीय संबंधों में जो महत्वपूर्ण कड़ी है जिसमें ये बात आई है वो ये है कि योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग कहा जाता है, वो तय करता है कि राज्यों को क्या और कितना किस योजना में मिलेगा, किस में कितना हिस्सा मिलेगा। वित्त आयोग ने सिफारिशें की और वित्त आयोग को भूल जाते हैं। एक सिंपल स्टेटमेंट दे दिया है कि वित्त आयोग कहता है कि सब केंद्रीय करो में इतना हिस्सा जो वो राज्यों को मिलना चाहिए, इतना अनुदान मिलना चाहिए, इस हिसाब से अनुदान मिलना चाहिए, उनकी जनसंख्या के उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से अनुदान मिलना चाहिए। लेकिन ये बात जब वास्तविक रूप से एलोकेशन होता है बजट का योजनाओं के रूप में, नीति आयोग जब तय करता है तो भूल जाता है। जिस प्रकार से ये कहा जाता है कि नीति आयोग जो है वो वित्त आयोग से सुप्रीम हो गया है। क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उनका अपना उपाध्यक्ष होता है, उनकी 3-4 मंत्री सदस्य होते हैं और कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो उनकी राय मिलाते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो एक तरह से क्या होते हैं कि राज्यों को जो योजनाओं में जो हिस्सा मिलना चाहिए या जो योजनाएं सीधी राज्यों को दी जानी चाहिए उनको केंद्र का हिस्सा बना करके वो उनका बंटवारा करता है। और ये एक तरह से कहते हैं कि अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो इस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए कि केंद्र को जो राज्यों को हिस्सा मिलना है योजनाओं के तहत मिलना है, ऋणों के तहत मिलना है, टैक्सेस के थ्रू मिलना है,
अब चाहे हमारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड बात इसकी कहते हैं कि कैलकुलेशन करता हो, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर उसकी कैलकुलेशन करता हो, नीति आयोग उसको तय करता हो, या वित्त आयोग के द्वारा सिद्धांतों का पालन कर, जो भी किया जाता है, केंद्र और राज्यों में वर्तमान में जो मूल मुद्दे हैं वो वैधानिक कम है, प्रशासनिक भी कम है, वित्तीय ज़्यादा है। केंद्र और राज्यों के अगर मध्य वित्तीय संसाधनों का बंटवारा सही तरीके से होगा तो राज्य जो हैं वो अपना काम भी अच्छा कर पाएंगे, उनको विभिन्न योजनाओं के लिए, विभिन्न कार्यक्रमों के लिए उनको पैसा भी मिलेगा, और साथ ही वो, क्योंकि प्रत्येक राज्य को पता है कि मुझे कितना हिस्सा मिलने वाला, उस अनुसार वो अपनी योजनाएं बनाता है, प्रशासनिक तंत्र का संचालन करता है, नियंत्रण निर्देशन करता है। तो इस प्रकार से वित्तीय विषयों में बंटवारा जो सुस्पष्ट होना चाहिए। हो सकता है कि विधायी मामलों में, कुछ मामलों में केंद्र जो हो प्रभावी परिस्थिति में रहे और राज्यों को आदेश निर्देश दे, या राज्य सोचे किसी विषय पर कानून भी बना दे, एक स्वाभाविक आवश्यकता तो उसकी अलग बात है कि हम एक केंद्रीय व्यवस्था चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो संघात्मक स्वरूप है उसमें मजबूत, सभी इकाइयाँ मजबूती से जुड़े रहें, इसलिए केंद्र मजबूत होना चाहिए। साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो प्रशासनिक मामले, जो विभिन्न प्रकार की जो प्रकरण उत्पन्न होते हैं या विशेष परिस्थितियां होती है, तो केंद्र राज्यों को निर्देश दे, आदेश दे, प्रशासनिक व्यवस्थाओं की व्यवस्था के लिए कहे। लेकिन जहां बात धन की आती है तो वहां ये कहा जाता है कि बाप बेटा ने भैया, सबसे बड़ा रुपया, कि राज्यों को अपनी, और चूंकि स्वाभाविक रूप से स्पष्ट है कि भारत में राज्यों की माली हालत, फाइनेंशियल जो स्टेज है वो बहुत अच्छी नहीं है। उसके पीछे यह है कि केंद्र जो है वो करों का निर्धारण करता है, टैक्सेस का निर्धारण करता है, बंटवारा करता है, और साथ ही वर्तमान में जो जीएसटी लगाया गया है जिसमें सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी, उस सेंट्रल जीएसटी का तो अपना हिस्सा उनके पास जाता ही है, केंद्र के पास स्टेट जीएसटी का पैसा भी चला जाता है। उसी को लौटाने के लिए राज्य सरकार केंद्र से बार बार मिन्नतें करते हैं और केंद्र राज्य के बीच में एक विवाद और व्यवधान आता है। दूसरा यह है कि जब जीएसटी लागू किया गया था तो केंद्र सरकार ने कहा था कि आपके जो टैक्सेस पहले इकट्ठे हो रहे थे, अगर वो जीएसटी से प्रभावित होते हैं और उसका हिस्सा कम होता है तो हम आपको क्षतिपूर्ति करेंगे। वो जो आपका जो टैक्स गैप बन रहा है, जो कम हो रहा है आपका टैक्सेस, हम उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। लेकिन पिछले साल केंद्र ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि साहब हम क्षतिपूर्ति नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से भारत में केंद्र राज्यों के मध्य जो मूल विवाद का विषय है वो फाइनेंशियल होता जा रहा है, और फाइनेंशियल जब तक रिश्ते मजबूत नहीं होंगे तब तक केंद्र राज्य के जो अन्य जो संबंध है वो प्रभावित होते हैं। इसलिए केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विषयों का या वित्तीय संसाधनों का समुचित और उचित बंटवारा होना चाहिए, नहीं तो केंद्र और राज्य के बीच में हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहेगी। वो एक दूसरे को सहयोग करने के बजाय एक दूसरे का विरोध करेंगे। इसलिए स्वस्थ वित्तीय संबंधों की यहाँ पर कहते हैं कि अनुशंसा की जाती है, और ये भारत और राज्य दोनों के हित में है। जय हिंद, जय भारत।